तुम बेडरूम में अपनी बेरोजगारी और लाइफ के गम भुलाने के लिए गेम खेल रहे हो। तभी तुम्हारे दिमाग में उस सिस्टम के प्रॉम्प्ट की आवाज आती है जिसका इंतजार हर कंगाली में डूबे इंसान को होता है। कांग्रेचुलेशन, तुम 24 आवर शिनहाउ सिस्टम से बाइंड हो चुके हो। अब से तुम जो भी परचेज करोगे उस पर 10x कैशबैक मिलेगा। 24 घंटे बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली अनबाइंड हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है और तुम्हारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह तेज भागने लगता है। 10x रिबेट यानी गरीबी को लात मारने का असली मौका आ गया है। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 20 युआन के आसपास है। मतलब भाई की कुल जमा पूंजी इतनी ही थी कि अगर सिस्टम नहीं आता तो अगले दिन पार्ले जी भी उधार मांगना पड़ता। तुम सीधे अपने फोन में 20 युआन का रिचार्ज करते हो। अगले ही पल मोबाइल बैंकिंग का मैसेज आता है, तुम्हारे बैंक कार्ड में 2000 युआन ट्रांसफर हुए हैं। बैलेंस अब 2024 युआन है। यह सच में काम कर रहा है। तुम बहुत एक्साइटेड हो और मन ही मन नाच रहे हो। पैसे बनाना तो इतना सिंपल है कि जैसे किसी बच्चे से लॉलीपॉप छीनना। तुम बिना कुछ बोले सबसे पहले अपने फ्रेंड लिन जियोन को 2000 युआन बेचते हो, जिससे तुम्हें इंस्टेंटली 2000 युआन का रिबेट मिलता है। वो शौक में तुम्हें मैसेज करता है और शायद सोच रहा होगा कि तुमने कहीं बैंक तो नहीं लूट लिया, पर तुम्हारे पास उसे जवाब देने का टाइम नहीं है। तुम लिन जियोन को 20 लाख युआन और भेजते हो और तुरंत 2 लाख का कैश बैक मिलता है। अगले ही पल लिन जियोन का कॉल आता है, क्या सीन है भाई, यह सब क्या है, इतने पैसे कहाँ से आए, कहीं कोई गैर कानूनी काम तो शुरू नहीं कर दिया। तुम कूल बनकर कहते हो, उसकी टेंशन मत ले, मैंने तुझसे पहले जो पैसे उधार लिए थे बस वही वापस कर रहा हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। वो बेचारा हैरान है कि 10 युआन के उधार के बदले कोई 22 ली। युआन कौन लौटाता है, ये तो धनीराम के ढाबे पर टिप देने जैसा हो गया। पर तुम इतने रुथलेस नहीं हो। तुम चाहते हो कि वो अपना लोन जल्दी चुका दे और खुद भी मजे करे। असल में तुम खुद भी बहुत खर्च करना चाहते हो ताकि फास्ट कैशबैक मिले और तुम दुनिया के सबसे अमीर कॉर्पोरेट स्लेव बन सको। एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए बड़े खर्चों के ज्यादा चैनल नहीं होते और बिना बेस बनाए तो इमोर्टल वर्ल्ड में भी एंट्री नहीं मिलती। पहले बेस बनाना जरूरी है, तभी अगले स्टेप के लिए तगड़ा कैपिटल होगा। तुम उसे बाद में समझाने का वादा करते हो और पूछते हो, वैसे तेरा लाखों का कर्ज है ना, जा उसे चुका दे और ज्यादा नाटक मत कर वरना तेरा सिस्टम मैं ही हैंग कर दूंगा। वो कहता है ठीक है, मैं पहले पेमेंट कर देता हूँ, फ्री होकर कॉल करना। फोन कट जाता है। सिर्फ 3 मिनट में तुम अपने सारे ऑनलाइन लोन और क्रेडिट कार्ड्स ऐसे क्लियर कर देते हो जैसे कोई मैजिशियन गायब करता है। 30 लाख के पेमेंट पर तुम्हें 30 करोड़ का रिबेट मिलता है। अब तुम्हारे कार्ड में 400 करोड़ युआन है। दोस्त ऐसे ही होते हैं, जिन्हें थोड़ा फायदा करा दो तो अपना काम निकल जाता है। बाकी सब तो बस मतलबी यार है जिनकी हेल्प करने का कोई फायदा नहीं, बस वक्त की बर्बादी है। अभी वहाँ कुछ और बड़ा खर्च करने को नहीं है, इसलिए तुम किसी हाई स्पेंडिंग जगह जाने का डिसाइड करते हो। तुम लाइफ में पहली बार इतनी स्पीड से नीचे भागते हो जैसे पीछे कोई क्रेड वाला रिकवरी एजेंट पड़ा हो और टैक्सी लेते हो। तुम ड्राइवर से कहते हो, जियानी रोड वाले फेरारी शोरूम चलो। जब पैसा है तो घर और कार तो लेना ही होगा, वरना दुनिया को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है। ऐसे बड़े खर्चों से रिबेट भी रॉकेट की तरह जल्दी मिलता है। टैक्सी में बैठे बैठे तुम कई लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स डाउनलोड करते हो। तुम्हें उन एंकर्स के ड्रामा को नहीं देखना। तुम बस पहले प्लेटफॉर्म पर 40 लाख लोड करते हो जैसे कोई गेम में डायमंड टॉप अप कर रहा हो। तुरंत 4 करोड़ का रिबेट मिलता है। तुम बिना झिझके 60 लाख और लोड करते हो और 6 करोड़ का रिबेट मिलता है। अब तुम्हारे बैंक कार्ड में 9 to 7 करोड़ युआन है। तुम एक ही प्लेटफॉर्म पर ज्यादा पैसा लोड करने से डरते हो ताकि कहीं सिस्टम एरर ना आ जाए या कोई फालतू की अटेंशन ना मिले। तुम यही ट्रिक दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनाते हो और हर एक पर 1 करोड़ चार्ज करते हो। रिबेट सक्सेसफुल रहता है। तुम ड्राइवर से कहते हो, मास्टर मैं बहुत जल्दी में हूँ, जितना फास्ट हो सके चलो, मैं तुम्हें 50 युआन एक्स्ट्रा दूंगा। वो कहता है ठीक है भाई, आज तुम्हें असली स्पीड दिखाता हूँ, ऐसी कि तुम भी बोलोगे क्या बात है। अब यही पल कार की स्पीड ऐसे बढ़ जाती है जैसे कोई जेट उड़ रहा हो। तुम उसे 50 युआन बेचते हो और उसका भी रिबेट मिल जाता है, यानी ड्राइवर को टिप भी मिल गई और तुम्हें फायदा भी। आधे घंटे से भी कम समय में तुमने एक आम आदमी के हिसाब से करीब 30 करोड़ जमा कर लिए हैं। 30 करोड़ में तो एक इंसान की लाइफ सेट है, पर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। तुम्हारा गोल अब इतना बड़ा है कि शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम अगला सुप्रीम डीमन लॉर्ड बनने वाले हो। करीब 20 मिनट बाद तुम फेरारी शोरूम के गेट पर पहुंचते हो। सेल्स वुमन एक प्रोफेशनल स्माइल के साथ कहती है, हेलो सर, फेरारी सेल्स सेंटर में आपका स्वागत है। क्या आपने कोई मॉडल पहले से सोचा है? तुम कहते हो नहीं, पर तुम अभी जो कार्स हैं उनके बारे में बताओ, मैं तुरंत पेमेंट कर दूंगा। वो तुम्हारे कपड़ों को देखती है जो कुल मिलाकर 100 युआन के भी नहीं होंगे और शायद सोच रही होगी कि यह लड़का कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। वो कहती है, सर आप ये देख सकते हैं, ये फेरारी सेक्सटेडूरा है, इसकी कीमत 5.7 करोड़ है। तुम कहते हो, इतनी डिटेल में मत जाओ, मुझे कोई प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, बस कार्ड स्वाइप करो और मुझे ऐसी ही कुछ और कार्ड्स दिखाओ, मुझे सब चाहिए। सेल्स वुमन हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि आज उसकी लॉटरी लग गई है और शायद आज वो रिटायरमेंट का प्लान बना ले। वो बताती है कि यहाँ फेरारी आर्डस 12, F12 85 जैसे कई मॉडल्स हैं, पर शायद सब अभी स्टॉक में ना हो। तुम कहते हो, ठीक है, मुझे ये शक्सर 12 मिलाकर टोटल 8 कार्स चाहिए। मुझे सिलेक्शन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, बस सबकी हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन दे दो। कलर्स रेड और ब्लैक रखना क्योंकि वो ही क्लासी लगते हैं। बस टोटल बताओ कितना हुआ, जल्दी करो। मैं जल्दी में हूँ। वो तुरंत कैलकुलेटर निकालती है जैसे उसकी उंगलियों में बिजली भरी हो। इंश्योरेंस और बाकी खर्चों को मिलाकर टोटल
टोटल 25 करोड़ हुआ। तुम्हारे कार्ड में करीब 30 करोड़ है, इसलिए तुम एक एक करके स्वाइप करते हो। तुम ऐसी ही 5 और सेट्स मांगते हो। सेल्स वुमन पूरी तरह शॉक में है। उसने अमीर लोग देखे हैं पर कार को सब्जी की तरह खरीदते हुए किसी को नहीं देखा, जैसे कोई मार्केट से आलू प्याज ले रहा हो। तुम राफा के बारे में पूछते हो पर वो लिमिटेड एडिशन है और बिक चुका है। तुम्हें थोड़ा अफसोस होता है कि तुम्हारा कलेक्शन अधूरा रह गया। नॉर्मली एक बैंक कार्ड की डेली लिमिट होती है, पर सिस्टम के गोल्डन फिंगर और इस वर्ल्ड के रूल्स को बदलने की पावर से यह लिमिट किसी कच्चे धागे की तरह आसानी से बाईपास हो जाती है। कार्ड स्वाइप सक्सेसफुल होता है और शोरूम की सारी सेल्स वुमन तुम्हारे आसपास ऐसे जमा हो जाती हैं जैसे फूल पर मधुमक्खियां। वो इस अमीर बंदे के क्लोज आना चाहती है और शायद अपनी रोजी रोटी का पक्का इंतजाम करना चाहती है। तुम्हारे सिंपल कपड़े अब उनके लिए लो की और क्लासिक फैशन बन चुके हैं। तुमने 20 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट किया और तुरंत 2 अरब 60 करोड़ का रिबेट मिला। अब तुम्हारे पास करीब 2 अरब कैश है। टोटल 40 कार्स हैं। तुम एक एक करके साइन करते हो जैसे कोई ऑटोग्राफ दे रहे हो। मैनेजर खुद आकर तुम्हें चाय पानी सर्व करता है और उसकी चापलूसी देखने लायक है। वो कहता है, मिस्टर गू, इन कार्स की डिलीवरी में करीब आधा साल लगेगा। तुम कहते हो, कोई बात नहीं, बस एक अभी दे दो ताकि मैं पैदल ना जाऊं, बाकी के लिए मैं वेट कर सकता हूँ। सेल्स वुमन ने राहत की सांस ली। इतने बड़े ऑर्डर पर उसका कमीशन उसे लाइफ भर के लिए अमीर बना देगा। उसे अब किसी एल्डर की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। अगर पहले का टाइम होता तो तुम इन ब्यूटीफुल लड़कियों से बात करने में इंटरेस्टेड होते, पर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और तुम्हें पूरा शहर खरीदना है। 1 घंटा बीत चुका है, इसलिए अभी सिर्फ काम की बात। तुम मैनेजर से हैंड फ्री कॉल लगाने को कहते हो। कॉल बैंक के प्रेसिडेंट चिन युआन शान का है। वो बहुत ही इज्जत के साथ कहता है, हेलो मिस्टर गू, मैं कमर्शियल बैंक का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आपके कार्ड से 200 अरब का बड़ा ओवरसीज ट्रांसफर हुआ है। आप हमारे वैल्यूड वीप कस्टमर बन चुके हैं और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। हालांकि फोन नॉर्मल मोड पर था, पर उसकी आवाज शोरूम में सबको ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे कोई अनाउंसमेंट हो। सब दंग रह गए। जो सेल्स वुमन पहले 20 करोड़ से हैरान थी, वो अब 2 अरब की बात सुनकर कांपने लगी, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तुम्हें बैंक की पावर से ज्यादा मतलब है, क्योंकि वही तुम्हारी अगली सीढ़ी है। तुम कहते हो, प्रेसिडेंट चिन, वीप की बात छोड़िए, मुझे एक हेल्प चाहिए। मुझे एक बड़ा फ्लैट या मैंशन खरीदना है, कोई ऐसी जगह जहां सुकून हो। क्या आपकी कोई जान पहचान है? अगर सही लगा तो मैं तुरंत पेमेंट कर दूंगा। वो कहता है, मिस्टर गू, बस कुछ मिनट वेट कीजिए, मैं अपने सारे नेटवर्क हिला देता हूँ और अभी अरेंज करता हूँ। फोन कटने के बाद शोरूम की लड़कियां अब पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। उन्हें लग रहा था कि तुम कोई दूसरे प्लेनेट के प्राणी हो। अरबपति होना वाकई एक अलग लेवल का नशा है। तुम पूछते हो, क्या कोई कार अभी ले जा सकता हूँ? मैनेजर कहता है, सर, आज दोपहर 3 बजे तक एक कार पूरी तरह रेडी हो जाएगी। तुम कहते हो, ठीक है, तब तक मुझे कॉल करना, टैंक फुल रखना और कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं अभी जा रहा हूँ। मैनेजर और सेल्स टीम तुम्हें बाहर तक ऐसे छोड़ने आती है जैसे तुम कोई देश के प्रेसिडेंट हो। तभी प्रेसिडेंट चिन का कॉल आता है। वो कहता है कि कई लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने को उतावले हो रहे हैं। तुम दोपहर 3 बजे बैंक में मीटिंग फिक्स करते हो। तुम चिन से प्राइवेट यार्ड्स और जेट्स के बारे में भी पूछते हो, क्योंकि तुम्हें पानी और आसमान दोनों पर राज करना है। वो कहता है कि बैंक की वीप सर्विस सब अरेंज कर देगी, बस आप पैसा तैयार रखिए। मीटिंग दोपहर की है, तब तक तुम दूसरी कार्स खरीदने का डिसाइड करते हो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। पास ही पोर्श का शोरूम है। तुम्हारे वहां घुसते ही मैनेजर और पूरी टीम वेलकम मिस्टर गू कहकर तुम्हारा स्वागत करती है, जैसे उन्हें पता था कि तुम आने वाले हो। असल में फेरारी शोरूम वाली बात पूरे मार्केट के ग्रुप्स में ऐसे फैल चुकी है जैसे जंगल की आग, कि कोई सुपर रिच बंदा आया है जिसने 7 फेरारी मॉडल्स की 5-5 यूनिट्स खरीदी है। तुम पोर्श नॉटिंग 11 और बाकी मॉडल्स की डिमांड करते हो। मैनेजर कहता है कि सब स्टॉक में नहीं है। तुम कहते हो, जो भी है बेस्ट कलर और हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करो, मुझे फालतू की चीजें पसंद नहीं। टोटल 5 करोड़ का बिल बनता है, जिसमें 1811, नॉटिंग 11 और करेरा गेट शामिल। तुम बिना कुछ बोले कार्ड स्वाइप करते हो जैसे कोई चॉकलेट खरीद रहा हो। 1 घंटे के अंदर तुम पोर्श से निकलकर लैम्बोर्गिनी शोरूम पहुंचते हो। वहां भी सेम सीन होता है, मानो तुम कोई सेलिब्रिटी हो। तुम रेवेंटन, एवेंटाडोर और मर्सिएलेगो जैसी कार्स की 5-5 यूनिट्स लेते हो। टोटल बिल 20 करोड़ के करीब आता है। तुम्हारा बैलेंस अब रिबेट के बाद और बढ़ जाता है और तुम खुद को रिच एमसी फील कर रहे हो। इसके बाद तुम मासेराती शोरूम जाते हो और वहां भी 5 सेट्स का ऑर्डर देकर 5 करोड़ स्वाइप करते हो। अब तुम्हारे पास 5 अरब युआन है। इतना पैसा कि धनीराम भी देखकर बेहोश हो जाए। दोपहर के 3 बज रहे हैं और तुम कमर्शियल बैंक के गेट पर हो। प्रेसिडेंट चिन खुद तुम्हें रिसीव करने आता है जैसे कोई अपना पुराना बिछड़ा भाई मिला हो। वो तुम्हें लंच का ऑफर देता है, पर तुम कहते हो, नहीं, मैं जल्दी में हूँ, मुझे भूख नहीं बल्कि पैसे खर्च करने की प्यास है। बस काम शुरू करते हैं। मीटिंग रूम में कई लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं और सबकी नजरें तुम्हारे बटुए पर है। तुम उनसे कहते हो, सॉरी, मैं जल्दी में था इसलिए ऐसे बुलाना पड़ा, पर डील से आप सब इतने खुश
होंगे कि घर जाकर मिठाई बांटेंगे। सब जानते हैं कि तुम बहुत अमीर हो, इसलिए किसी को तुम्हारा एटीट्यूड बुरा नहीं लगा। सबसे पहले घर की बात होती है। 7 लोग अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स देते हैं। 3 से ज्यादा विला और फ्लैट्स हैं जो इतने सुंदर है कि देखकर आंखें फटी रह जाए। तुम उनकी लोकेशन और प्राइस देखते हो। ये सब शेंजन के सबसे महंगे इलाके हैं जहाँ आम आदमी सपना भी नहीं देख सकता। तुम 1 घंटा लगाकर सब डिटेल्स चेक करते हो जैसे कोई एग्जाम का पेपर चेक कर रहा हो। तुम पूछते हो इनके साथ क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या कोई एक्स्ट्रा सर्विस है। वो लोग 3 साल की मेंटेनेंस और पार्किंग फ्री देने का वादा करते हैं और शायद खुद भी तुम्हारे घर के नौकर बनने को तैयार है। तुम हिसाब लगाते हो, सबसे सस्ता फ्लैट 2 करोड़ का है और सबसे महंगा विला 80 करोड़ का। तुम टोटल 3 पटीज प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हो। कुल बिल 4-3 अरब होता है। तुम्हारे पास 3 अरब है, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो। सिस्टम तुम्हें किश्तों में रिबेट देगा जो कि तुम्हारी तिजोरी को और भर देगा। डील फाइनल होती है और लोग कॉन्ट्रैक्ट मंगवाने लगते हैं। शोरूम जैसा ही माहौल बैंक में भी हो गया है। फिर तुम यार्ड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ मुड़ते हो। तुम्हें तीनों यार्ड्स पसंद आते हैं और तुम एक कस्टमाइज्ड यार्ड भी चाहते हो जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो। वो कहते हैं सर हम सब कर देंगे, बस आप हुक्म कीजिए। आधे घंटे की डिस्कशन के बाद तुम अपनी तगड़ी रिक्वायरमेंट्स बताते हो। इसी बीच घर के पेपर्स आ जाते हैं और तुम साइन करना शुरू करते हो जैसे कोई ऑटोग्राफ सेशन चल रहा हो। फिर तुम प्राइवेट जेट्स की डिटेल्स देखते हो। तुम थोड़े अनसेटिस्फाइड हो क्योंकि जेट्स में स्टॉक नहीं होता और डिलीवरी में 3-4 साल लगते हैं जो कि तुम्हारी रफ्तार के हिसाब से बहुत धीमा है। पर तुम कहते हो मुझे बेस्ट चाहिए, पैसे की चिंता मत करो, बस क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कस्टमाइज जेट की कीमत 3/4 अरब तय होती है। सब साइन होने के बाद तुम्हारा बैलेंस अब 10 अरब युआन के पार पहुंच चुका है। इतना पैसा कि तुम अपना खुद का एक छोटा देश बना लो। शाम के 7 बज चुके हैं। तुम थक गए हो क्योंकि सुबह 10 बजे से तुम बस पैसे खर्च कर रहे हो और यह काम किसी जिम से कम थकाने वाला नहीं है। प्रेसिडेंट चिन तुम्हें डिनर पर इनवाइट करता है और तुम मान जाते हो क्योंकि पेट में चूहे अब तांडव कर रहे हैं। तुम चिन से पूछते हो कि और कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। वो आर्टवर्क, ज्वेलरी और घड़ियों का सजेशन देता है जो अमीरों के शौक है। तुम पूछते हो क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, मैं हेल्प कर सकता हूँ और शायद उनका भाग्य बदल सकता हूँ। चिन कहता है कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो बस डूबने वाली है या उन्हें पंख चाहिए। तुम उसे फिल्म, एंटरटेनमेंट, मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर की अच्छी कंपनियां ढूंढने को कहते हो ताकि तुम वहाँ के भी सुप्रीम लॉर्ड बन सको। चिन एग्री करता है और तुम्हारी चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ता। डिनर के बाद रात के 9 बज चुके हैं। तुम एक पूरी कमर्शियल बिल्डिंग खरीदने की इच्छा जताते हो। चिन हैरान है क्योंकि ये बहुत महंगा सौदा है और इसमें बहुत माथापच्ची होती है। उसे याद आता है कि एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट हाल ही में पूरा हुआ है जिसका लोन उसके बैंक से है और वो बिल्डिंग एकदम चमचमाती हुई खड़ी है। तुम कहते हो मुझे रेंट पर नहीं, पूरी बिल्डिंग खरीदनी है ताकि मेरा अपना साम्राज्य हो। बात करो और अभी करो। चिन कॉल लगाता है। बिल्डिंग का मालिक मिस्टर लू पहले तो हिचकिचाता है कि इतनी रात को कौन बिल्डिंग खरीद रहा है, पर जब चिन बताता है कि यह कस्टमर एक दिन में 10 अरब खर्च कर चुका है तो वो शॉक में आ जाता है और उसका भी सिस्टम हैंग हो जाता है। वो कल सुबह तक का टाइम मांगता है पर तुम अपनी रूथलेस एमसी वाली स्टाइल में कहते हो कल सुबह 10 बजे से पहले डील फाइनल होनी चाहिए वरना मैं कहीं और देख लूंगा। मार्केट में बिल्डिंग्स की कमी नहीं है। मिस्टर लू तुरंत मान जाता है क्योंकि उसे पता है कि ऐसा ग्राहक दोबारा नहीं मिलेगा। इसी बीच चिन के पास इन्वेस्टमेंट के लिए 20 से ज्यादा कॉल्स आ चुके हैं और उसका फोन अब हीटर बन चुका है। तुम चिन से कहते हो जो भी मिलना चाहता है कल सुबह 8 बजे बैंक में मिले। 9 बजे के बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा, मेरी लाइफ की रफ्तार बहुत तेज है। चिन तुम्हें एक प्राइवेट क्लब में ले जाता है जहाँ तुम थोड़ा रिलैक्स कर सको और शायद वहाँ भी तुम कुछ अरब स्वाइप कर दो। बाकी की बातें वहाँ आराम से हो सकेंगी। चिनवान शान की लीडरशिप में आप रूम नंबर 666 में पहुंचे। नंबर देख रहे हो दोस्तों, ये है मिस्टर गू, आज रात के कुबेर यानी गॉड ऑफ वेल्थ। मिस्टर गू को हेलो कहिए। हालांकि आपकी उम्र ज्यादा नहीं है पर उनकी नजरों में आप गॉड ऑफ वेल्थ हैं। सच तो ये है कि अगर जेब में पैसा हो तो लोग आपको अंकल की जगह सर, भले ही आप इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर मेडिकल और एजुकेशन जैसी इंडस्ट्रीज का फ्यूचर आप भी देख सकते हैं। ये कभी डूब नहीं सकती। आपने टोटल कुछ दर्जन कंपनियों और बड़े ग्रुप्स में इन्वेस्ट किया। कुल मिलाकर 30 बिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट हुआ और बदले में आपको 300 बिलियन का रिबेट मिला। सुबह के 3 या 4 बज गए तब जाकर सारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहां से निकले। आपने एक छोटा सा ब्रेक लिया पर ज्यादा देर सो नहीं पाए। चीन युआन शान ने आपको जगा दिया। मिस्टर गू, बैंक जाने का टाइम हो गया है। कुछ और रिप्रेजेंटेटिव्स भी डार्क सर्कल्स वाली आंखों के साथ अपॉइंटमेंट लेकर वेट कर रहे थे। आप और चीन युआन शान कमर्शियल बैंक के कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। मिस्टर लू ने अपनी सेक्रेटरी के साथ ढेर सारी जानकारी तैयार रखी थी। आपने पेपर्स लिए और सिर्फ खास हिस्सों पर नजर डाली। आपको ये जगह पसंद आ गई थी। आप इस जगह को अपना होम बेस बनाना चाहते थे, इसलिए रेंट पर रहने का तो सवाल ही नहीं था। आपने 30 बिलियन की टोटल प्राइस पर वो 2 बिल्डिंग्स अपने नाम कर ली जिस पर सीधे 300 बिलियन का रिबेट मिला। इसके अलावा दूसरे डेलीगेट्स के साथ आपने 20 बिलियन युआन और इन्वेस्ट किए। 9:50 बजते ही आपने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए। फिर आपने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। कुछ मिनटों बाद आपके दिमाग में सिस्टम की बीप सुनाई दी। 10 घंटे पूरे हो चुके थे। सिस्टम अब ऑटोमेटिकली अनवाइंड होने वाला था। मैं होस्ट के खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ।
आप जानते थे कि सिस्टम को हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता। तो मैं भी तुम्हारे स्मूथ सफर की दुआ करता हूँ। इतना कहते ही सिस्टम एक पार्टिकल की तरह धीरे धीरे गायब हो गया। आपने एक लंबी सांस ली, अपनी इमोशंस को संभाला और वापस कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए। इन 34 घंटों में सिस्टम की मदद से आपने टोटल 8,237 बिलियन स्वाइप किए थे, और ये सब कैश एसेट्स थे जिन्हें आप कभी भी निकाल सकते थे। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो दर्जनों विला, लग्जरी फ्लैट्स, सैकड़ों लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट्स और प्राइवेट यॉट्स आपके पास थे। लगभग 100 कंपनियों में आपके शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स थे, और वो 2 बिल्डिंग्स। अगर कभी बुरा वक्त आया भी और आपने ये सब बेच दिया तो भी आपको दसियों बिलियन मिल जाएंगे। प्रेसिडेंट चीन, आपकी मेहनत के लिए थैंक यू। यहाँ सब काफ़ी बिजी है, मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अब निकलता हूँ। मिस्टर गू के पास करने को बहुत कुछ है, ये तो होना ही था। मैं आप सबको सी ऑफ करता हूँ। चीन युआन शान को गुड बाय कहकर आप पहले अपने पुराने रेंट वाले घर पहुंचे, सामान पैक करने की तैयारी की। पर सच तो ये है कि वहां समेटने लायक कुछ था ही नहीं। आपने लैंडलॉर्ड को कॉल किया। अंकल लू, मैं रूम खाली कर रहा हूँ, मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। क्या आजकल मुश्किलें बढ़ गई हैं? रेंट की जल्दी नहीं है, तुम अभी रहो, सैलरी मिलने के बाद दे देना। बाहर घर रेंट पर लेना यहाँ से महंगा पड़ेगा। नहीं अंकल लू, मैंने अपना घर खरीद लिया है। घर? लगता है तुम्हारा बच्चा अमीर हो गया है। अपना सामान ले जाओ, चाबी मेरे दरवाजे पर छोड़ देना, बाकी पैसे मैं तुम्हें भेज दूंगा। थैंक यू अंकल लू। फाइनली सब काम खत्म हुआ। तब आपने लिन जियोन को फोन किया। तुम्हें क्या हुआ है? मैं पूरे दिन से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अब जाकर कॉल आया है। हंसते हुए, बस अभी काम खत्म हुआ। तुम्हारी आवाज़ से लग रहा है तुम बहुत खुश हो। बिल्कुल, मेरा सारा कर्ज पूरी तरह खत्म हो गया है। तुम क्या कहते हो? तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे इतने सारे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, क्या तुमने अपने सारे कर्ज चुका दिए? टोटल 200 कर्ज थे, अब बस 20 बचे हैं। वो ठीक है। नहीं, मुझे बताओ क्या चल रहा है। मेरे 200 युआन मैं तुम्हें कैसे वापस करूंगा? चिंता मत करो, जब तुम्हारे पास हो तब आराम से दे देना। नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं। कुछ साल पहले मुझे कुछ कॉइन्स मिले थे, मैं तो भूल ही गया था। पिछले 2 दिनों में तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। लाइन सेट हो गई है, फ्यूचर में अच्छा पैसा होगा। हम सबको जीने का रास्ता ढूंढना ही पड़ता है, बस जलवे हैं। मुझे डर है कि मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूँ। आप मुस्कुराए और फ़ोन काट दिया। आप एक ऑफिस बिल्डिंग पहुंचे और कार पार्क की। पहले आप एक मामूली सोशल एनिमल थे, बस कोलू के बैल की तरह काम करते थे। अब जब पैसा है तो जाहिर है रिजाइन तो करना ही था। आप सीधे अपने बॉस मैनेजर ली के पास गए। मैं रिजाइन कर रहा हूँ। क्या हुआ? मैंने देखा आज सुबह तुम काम पर नहीं आए। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, बस कुछ दिन पहले कुछ कॉइन्स खरीदे थे, इसलिए अब रिजाइन करने के लिए रेडी हूँ। कोई ड्रामा नहीं हुआ। मैनेजर ली खुशी खुशी मान गए। फिर आपने अपने कलीग्स को गुड बाय कहा, रेजिग्नेशन रिपोर्ट सबमिट की और कंपनी छोड़ दी। लेकिन कुछ ही मिनटों में जानते हैं नीचे क्या सीन था? अरे, मैंने गुचिन को फेरारी चलाते देखा। कौन सी फेरारी? आप स्टाइल से वहां से निकल गए। आपने तय किया कि अब से आप लाइफ एंजॉय करेंगे। सबसे पहले अपना गियर यानी हुलिया बदलना था। आपको लग्जरी शॉपिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं था। सुना था कि कुछ चीजें खरीदने के लिए कैपिटल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, जो काफी झमेले वाला काम है। पर अब कोई बात नहीं, आप एक अमीर आदमी हैं। आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते थे, जैसे कि बैंक। आपने तुरंत चीन युआन शान को फोन लगाया। प्रेसिडेंट चीन, मैं पूछना चाहता था कि क्या हमारे बैंक का किसी हाई एंड लग्जरी ब्रांड के साथ को ऑपरेशन है? मिस्टर गू, बेफिक्र रहिए। शेनु एम्पायर की धरती पर हम एक कमर्शियल बैंक हैं, हमारा हाथ हर जगह है। मुझे कुछ लग्जरी सामान खरीदना है। मैं चाहता हूं कि आप इन पार्टनर से कॉन्ट्रैक्ट करें। मिस्टर गू, मैं आपके लिए किसी ऐसे इंसान को अरेंज करूंगा जो ये सब बेहतर समझता हो। वो अक्सर इन मर्चेंट्स के साथ काम करती है, वो आपको ले जाएगी। कैसा रहेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपकी खबर का वेट करूंगा। फोन काटने के 3 मिनट बाद ही एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या मिस्टर गू बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ही हूँ। हेलो रिस्पेक्टेड मिस्टर गू, मैं शेन कमर्शियल बैंक से हूँ। प्रेसिडेंट चीन ने आपके लिए शॉपिंग गाइडेंस अरेंज की है। हमने कल रात डिनर पर देखा था। मेरा नाम मेंग शियो है। अच्छा, तो तुम हो। अगर मिस्टर गू कुछ लग्जरी सामान खरीदना चाहते हैं तो मैं इंटरनेशनल मिक्से जाने की सलाह दूंगी। वहाँ ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा है और ग्रेड भी बहुत अच्छा है। ठीक है, वहीं चलते हैं। मैं कार चला के आ रहा हूँ और बैंक के पास से ही गुजर रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। ये तो आपके लिए बहुत परेशानी वाली बात होगी, पर आपकी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। मौका आ गया था। दिन में दसियों बिलियन का इन्वेस्टमेंट, 2 बिल्डिंग्स के लिए 30 बिलियन, वो उसे हासिल कर पाएगी या नहीं, ये आज पर डिपेंड करता था। आज सुबह कॉन्फ्रेंस रूम में वो पूरे टाइम पास में चाय पानी सर्व कर रही थी और बाकी छोटे मोटे कामों में मदद कर रही थी। बेचारी चाय सर्व करते करते अब डायमंड सर्व करने के सपने देख रही थी। सब कुछ साफ दिख रहा था। उसने कभी इतना बड़ा रईस आदमी नहीं देखा था और आपकी एंट्री ने उसे एक उम्मीद की किरण दी थी। क्या वो आपको इम्प्रेस कर पाएगी? उसे यकीन नहीं था। कुछ ही मिनटों में आप वहां थे,
कार में बैठने से पहले आपने उसे देखा, इस वक्त वो कार में आपके बगल में बैठी थी। उसका फिगर शानदार था। ये नोटिस करते हुए कि आप उसे देख रहे हैं, मेंग शियो मन ही मन खुश थी। तुम्हें उन लग्जरी चीजों के बारे में काफी पता है ना? मेरे बिजनेस की वजह से हम अक्सर शेनहिन के कई लग्जरी स्टोर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं। इसके अलावा मुझे पर्सनली ये सब पसंद है, इसलिए मुझे ज्यादा पता है। जल्द ही कार इंटरनेशनल वीएन सिटी पहुंच गई। कार से उतरने के बाद आपने चलते हुए मेंग शियो को चोरी छिपे देखा। करीब 168 सेंटीमीटर की हाइट, शानदार फिगर, हाई हील्स पहनकर वो करीब 172 सेंटीमीटर की लग रही थी। और मेंग शियो भी चुपके से आपको देख रही थी। आपका पहनावा बहुत मामूली था, बस कुछ 100 युआन के कपड़े। उसे लगा ये आपके सुपर रिच स्टेटस से मैच नहीं करता। बेशक शायद आप लोकी रहना चाहते हो। मिस्टर गू, आपने कहा था कि आपको मेंस क्लोथिंग और वॉचेस खरीदनी है, तो मैं हर्मीस, अरमानी और जेनिया सजेस्ट करूंगी। इसमें आप जैसे यंग सक्सेसफुल लोगों के लिए बिजनेस और कैजुअल दोनों स्टाइल्स मिल जाएंगे। अगर वॉच चुननी है तो आप पाटेक फिलिप और वेचरन कॉन्स्टेंटिन जैसे ब्रांड्स देख सकते हैं। ठीक है जेनिया, चलते हैं। ये मिस्टर गू हैं, हमारे बैंक के वीआईपी गेस्ट। हेलो मिस्टर गू, आपका स्वागत है। क्या मुझे आपके लिए कुछ रेकमेंड करना चाहिए? मेरे फिगर के हिसाब से 4 सेट कपड़े निकालिए, 2 बिजनेस और 2 कैजुअल। ओके मिस्टर गू, प्लीज वेट कीजिए। आखिरकार आपने वहीं पर एक कैजुअल आउटफिट बदल लिया। सिर्फ यही ब्रांड नहीं, आपने हर्मीस, डियोर और अरमानी जैसे कई ब्रांड्स चुने। टोटल 15 मिलियन खर्च हुए। कपड़े बदल चुके थे, अब आपने वॉच खरीदने का प्लान बनाया। एक के बाद एक कई वॉचेस देखी। फाइनली आपने अपनी पसंद की वॉच चुनी, पाटेक फिलिप ब्रांड कॉम्प्लिकेशन 6300G सीरीज। इसकी कीमत भी काफी थी, पूरे 315 मिलियन। आपने अपना कार्ड सीधे स्वाइप कर दिया। बगल में खड़ी मेंग शियो ये सब देखकर दंग थी। वो भी ऐसी लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी जिस तरह से आप पैसे खर्च कर रहे थे। उसे देखकर वो जैसे नशे में थी। पाटेक फिलिप। स्टोर से बाहर निकलते वक्त 12 बज चुके थे। क्या पास में कोई अच्छा होटल है? तुम्हारी मेहनत के बदले मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। कोई रिकमेंडेशन? यहाँ एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट है जो काफी अच्छा है, बस उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है। तो फिर वहीं चलते हैं। वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स वाकई महंगे होते हैं। आपने मेन्यू देखा, 2 स्टेक्स ऑर्डर करने की कीमत ही हजारों डॉलर थी। पर आप तो अमीर लाइफ का एक्सपीरियंस करने आए थे, इसलिए प्राइस की फिक्र नहीं थी। वैसे भी एक बार के खाने में 800 बिलियन खत्म करना नामुमकिन है। खाना लगभग खत्म होने वाला था पर मेंग शियो अभी तक आपके करीब नहीं आ पाई थी। वो थोड़ी परेशान थी। वो जानती थी कि आप उसके परमानेंट कस्टमर नहीं हैं। आपने अभी तक ये भी नहीं कहा था कि बैंक में आपका असिस्टेंट कौन होगा, जबकि 10 लोग इसके लिए मर रहे थे। अगर आज का मौका हाथ से गया तो क्या होगा? आपको चुपचाप खाना खाते देख मिंग शियो ने एक बड़ा फैसला लिया। उसे नहीं लगता था कि मर्द अभी भी लस्टफुल यानी हवसी नहीं होते। आप सोच रहे थे कि दोपहर में पहले कौन से स्वीट में जाना चाहिए। तभी आपको टेबल के नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ। आपने मेंग शियो की तरफ एक खास नज़र से देखा। ये लड़की काफ़ी तेज थी। आपकी नज़रें देख मेंग शियो थोड़ी शर्मा गई। ब्रदर गू, मिस मिंग, तुम कहने की जरूरत नहीं थी। आप समझ गए थे कि इस ब्यूटी का क्या मतलब है। असल में आप भी मना करने वालों में से नहीं थे। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मुझे प्यार नहीं चाहिए। मैं आपके लिए आपकी औरत बन सकती हूँ। सच कहूँ तो ये मेरा पहला मौका है। आपको यकीन नहीं हुआ। आपने अक्सर बैंक नर्सेज और किंडरगार्टन टीचर्स की कहानियों के बारे में सुना था। मेन शियो का फिगर और लुक्स देखकर आपको यकीन नहीं था कि उसके लिए कोई रूल्स नहीं होंगे। क्यों? सच में मेरा पहला टाइम है। आप मुझे टेस्ट के लिए हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। ये सुनने के बाद आपको यकीन हो गया। हॉस्पिटल जाकर चेक कराने की बात कह रही है तो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। मुझे हैरानी है कि अभी तक कोई तुम्हें इम्प्रेस क्यों नहीं कर पाया। तुम्हारे तो बहुत चाहने वाले होंगे। पहले मुझे प्यार हुआ था पर मैंने कभी खुद को सरेंडर नहीं किया। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। चाहने वालों की बात करें तो सच में बहुत हैं, पर मैं जानती हूँ वो क्या सोचते हैं। बस लालच। मैं दिखने में अच्छी हूँ, मेरा फिगर अच्छा है। वो मुझसे सच में प्यार नहीं करते। मुझे शादी से पहले के फिजिकल होने से डर नहीं है, बस गलत इंसान से डर लगता है। सच तो ये है कि मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ। मुझे बस पैसा चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए। मैं जो चाहूँ वो खरीद सकूँ, बिना काम किए घूम सकूँ। अफसोस कि मेरे पास खुद के इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। इसलिए तो मैं शायद समझ गया। तुम पैसे के प्रति अपनी पसंद को छिपाती नहीं हो, पर तुम आम लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। जैसे कि तुम्हारे वो चाहने वाले जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, तुम उन्हें लटका कर नहीं रखती। हाँ, मैंने उन्हें साफ कह दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं उनके पैसे भी एक्सेप्ट नहीं करती। ये थोड़ा कमाल का था। मेंग शियो उन्हें एक्सेप्ट करके लटका सकती थी, जिसे फिश फार्मिंग कहते हैं, पर उसमें बाद में एक्सीडेंट होने का डर रहता है। मेंग शियो ने उन्हें शुरू से रिजेक्ट कर दिया था। भले ही उसे फ्यूचर में कोई अमीर आदमी मिल जाए, पर पीछे कोई झमेला नहीं रहेगा। साफ सुथरा मामला। वाकई पावरफुल। ब्रदर गु, क्या आपको लगता है मैं ये कर सकती हूँ? मेंग शियो यकीनन एक स्मार्ट औरत थी। वो जानती थी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। तुम मुझे ऐसे खुश कर सकती हो। मैं तुम्हें पहले एक पोस्ट कार्ड दूंगा, फिर एक घर है, तुम वहाँ टेम्परेरी रह सकती हो।
बाकी सब तुम पर है। ब्रदर गु, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत आज्ञाकारी यानी ओबीडियंट रहूंगी। तो पहले ट्राई करके देखते हैं, पर अगर ट्रायल खत्म हुआ और तुम लेवल पास नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें ब्रेकअप फी भी दूंगा। ये फीस एक तरह का हश मनी यानी चुप रहने के पैसे होंगे, ताकि तुम बाहर जाकर ये ना कहो कि मैंने तुम्हारे साथ खेला। अमीरों के ब्रेकअप भी फायदे का सौदा होते हैं। ओके ब्रदर गु, मैं ओबीडियंट रहूंगी। मैं दोपहर में घर देखने जा रही थी, अगर आपके पास टाइम है तो मेरे साथ चलिए। ठीक है ब्रदर गु, मैं भी आपका नया घर देखना चाहूंगी। एक बार के खाने में 20 युआन से ज्यादा खत्म हो गए और ये तो बस हल्का फुल्का खाना था। उसने चुपके से बिल देखा। मेरी सैलरी महीने की सिर्फ 10 युआन से थोड़ी ज्यादा है। यहाँ एक बार खाना खाने के लिए भी वो काफी नहीं है। घर बहुत सारे थे। आपने रैंडमली ट्रायम्फल आर्चेस का एक सेट चुन लिया। गर्लफ्रेंड होना पहले सिर्फ सपनों में होता था, अब ये सच में आपके साथ हो रहा था। आप लाइफ के इस बदलाव को देखकर हैरान थे, और वो भी आपकी पहचान अच्छे से जानती थी। पर ये सब मायने नहीं रखता था। मैं बैंक में काम करती हूँ। मैंने बहुत से अमीर लोग देखे हैं, सब बाहर से ग्लैमरस लगते हैं, पर कोई भी खुद तक सीमित नहीं रहता। कम से कम 3 औरतें तो उनके आसपास होती ही हैं। मेन शियो खिड़की के पास खड़ी बाहर का नजारा देख रही थी। पता नहीं क्या सोच रही थी। क्या सोच रही हो? बाहर देखिए, ये शहर कितना प्रॉस्परस है। हम जैसे आम लोग पूरी लाइफ मेहनत करते हैं, पर कोई भी यहाँ फिट नहीं हो पाता। डीप सिटी वाकई बहुत प्रॉस्परस थी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये शहर आपको नीची नज़र से देखेगा, पर अगर पैसा है तो ये आपको एक किंग वाली लाइफ जीने देगा। मिन शियो ने आपकी तरफ एक गहरी नज़र डाली। पुरानी आर्टिस्टिक सोच गायब हो गई थी। वो धीरे से आपके पास आई और आपके दिल से लग गई। आपने धीरे से उसके बालों को सहलाया और उसकी नाजुक कमर को थामा। उसकी खुशबू आपको एक्साइटेड कर रही थी। तुम्हें ये घर कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल एक सपने जैसा। मैं इसे कभी हासिल नहीं कर पाती, भले ही पूरी लाइफ मेहनत करती। तुम फ्यूचर में यहाँ रह सकती हो। तुम 3 साल मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें ये घर दे दूंगा। मेन शियो का दिल जोर से धड़कने लगा। सामने वाले आदमी की बस एक बात, और वो एक सुपीरियर पर्सन की लाइफ जी सकती थी। अब उसे इस डीप सिटी में पागलों की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। उसे एक मामूली घर खरीदने के लिए दशकों तक खुद को घिसने की जरूरत नहीं थी। दोपहर में दोनों ने थोड़ा रेस्ट किया। हम डिनर के लिए बाहर गए। तुम क्या खाना चाहती हो? कुछ टॉनिक जैसा खाना चाहोगी? मुझे डर है कि तुम बहुत थक गई हो। टॉनिक? भाई इतनी मेहनत कर ली क्या? खैर, अमीर लोग और उनकी थकान भी लग्जरी होती है। कपड़े बदलकर आप धीरे से गैरेज में आए और कार लेकर निकल गए। होटल में मेंग शियो आखिरकार एक सवाल पूछ ही बैठी। मेरे अलावा आपके पास और कितने लोग हैं? कोई नहीं, बस तुम हो। मेंग शियो को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा था कि बाहर आपकी कई और औरतें होंगी और उसे कंपटीशन करना पड़ेगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आपके पास कोई और नहीं है। फिलहाल सिर्फ एक ही है। मैं समझ गई, पर उसे थोड़ा अजीब भी लगा। ये जलन नहीं थी। आखिर दोनों एक दूसरे को थोड़े ही टाइम से जानते थे। बॉयफ्रेंड को कैसे खुश रखा जाए, पेट के लिए 100 लजीज डिशेस, ये सब उसने पहले ही खरीद रखा था, पर काम की वजह से वो पढ़ नहीं पाई थी। अब उसे ये सब ध्यान से पढ़ने की जरूरत महसूस हुई। उसे अच्छी दिखना था और जल्दी सीखना था। मर्दों में कुछ भी बुरा नहीं होता जब तक कि वो मर ना जाए, और मर्द ग्रीन टी पसंद करते हैं। गलत उसे ग्रीन टी नहीं कहना चाहिए। वो एक अच्छी बहन जैसी होती है जो अपने भाई के लिए दुखी होती है। ग्रीन टी में क्या बुराई है? वो आपसे प्यार से मिलती है, ना ठंडी ना गर्म। ग्रीन टी आपको हर तरफ से बहला सकती है, आपका ख्याल रख सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाते हैं या क्या करते हैं। उसे आपसे सलाह लेनी चाहिए, जिससे आपको अपनी रिस्पेक्ट और डोमिनेंस महसूस हो। कितनी अच्छी बहन है। तुम ऐसी ग्रीन टी को प्यार करते हो, या फिर कौन सा मर्द इसे प्यार नहीं करेगा? हार्वर्ड के कल्चरल टूरिज्म को देखिए। वहाँ की लड़कियाँ सब बड़ी लड़कियाँ हैं और छोटी चीज़ें खजाना है। वो सीधे लोकल बड़े भाइयों को अपनी बातों में फंसा लेती है। ब्रदर, अगर फ्यूचर में कोई और आ जाए तो क्या आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। एक कोमल और आकर्षक आवाज, आंखों का वो जादू और एक मासूम सा चेहरा, कौन सा मर्द इसे झेल पाएगा? आपको ये थोड़ा अजीब लगा। आप नहीं जानते थे कि मेंग शियो के अंदर इतना ड्रामा चल रहा है, पर मेंग शियो ने आखिरकार खुद को आपको सौंप दिया था। जब तक वो कोई बड़ी गलती नहीं करती, आप उसे टॉलरेट कर सकते थे। फिक्र मत करो, जब तक तुम ओबीडियंट हो और कोई गलती नहीं करती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू ब्रदर। ब्रदर सबसे अच्छे हैं। रात को वापस होटल पहुंचने तक एक और बार, पिछली बार के एक्सपीरियंस से इस बार की टक्कर ज्यादा एक्साइटिंग थी। मेन शियो की स्किल्स भी सुधर गई थी। वो जैसे तैसे अपना बचाव कर पा रही थी। अगली सुबह जब आप जागे, मिंग शियो काम पर जा चुकी थी। आपके फोन पर उसका एक मैसेज था। पैसा आने के बाद भी आप अभी तक इस नई लाइफ के आदी नहीं हुए थे। काम पर जाने की जरूरत नहीं, सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं। जब तक मन चाहे सो सकते हो। आप 1000 चीजें सोच सकते थे, फिर भी आपको ये सब थोड़ा सपना जैसा लगता था। वैसे आज आप अपनी बिल्डिंग देखने जा सकते थे। 2 बिल्डिंग्स खरीदने के लिए 30 बिलियन खर्च किए थे। उन्हें एक बार देखना तो बनता है। दोनों बिल्डिंग्स हुआंगपू नदी के किनारे थी, बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी। आप नीचे आए और उन 2 गगनचुंबी इमारतों यानी स्काई स्क्रेपर्स को देखा। आपका दिल गर्व से भर गया।
आप बिल्डिंग के चारों ओर घूमे, वहां का लेआउट और डिजाइन देखा। आपने लगभग एक प्लान बना लिया था। नीचे का फ्लोर एक बड़े शॉपिंग मॉल की तरह हो सकता है, जिसमें हाई एंड ब्रांड्स और बड़े सुपरमार्केट्स हों। इसमें डाइनिंग, फूड, फिटनेस और एंटरटेनमेंट की जगह भी शामिल हो सकती है। 8th मंजिल से ऊपर का हिस्सा ग्रुप के ऑफिस, बिजनेस रिसेप्शन और स्टाफ डॉर्मेट्री के लिए रिजर्व रखा जा सकता है। आपका अपना ऑफिस टॉप फ्लोर पर होगा, जहां से नदी का खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। अब बिल्डिंग का ओवरऑल कॉन्सेप्ट तैयार था। आपको इसे डिजाइन और रिमॉडल करने के लिए एक पावरफुल डेकोरेशन कंपनी की जरूरत थी। ये सोचते ही आपने चीन युआन शान को कॉल किया। प्रेसिडेंट चीन में पूछना चाहता था कि क्या कोई पावरफुल डिजाइन और डेकोरेशन कंपनी है। मुझे इन 2 बिल्डिंग्स को रिनोवेट करना है। दूसरे शब्दों में, आपने उस दिन एक में इन्वेस्ट किया था, पर आप खुद भूल गए। आपके पास इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स थे कि आप भूल ही गए। इतना पैसा है कि ये भी याद नहीं रहता कि कौन सी कंपनी अपनी है। पर चीन युआन शान ने याद दिलाया तो आपको भी याद आ गया। उस कंपनी के पार्टनर का नाम जेन हारान था। ये सोचकर आपने फ़ोन निकाला और डायल किया। मुझे याद है कि मैंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। बिल्कुल, अब आप हमारी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर है, 35% शेयर्स। और मेरे पास यहाँ एक काम भी है। आप जानते हैं, मैंने मिस्टर लू से 2 बिल्डिंग्स खरीदी हैं। मैं उन्हें फिर से डेकोरेट करना चाहता हूँ। यू डोंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेफिक्र रहिए, हमारी अपनी कंपनी है, सब ठीक हो जाएगा। आप देखिए कि प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, फिर मेरे लिए लोगों की एक टीम अरेंज कीजिए। पहले डेटा मेजर करने की पावर, और फिर मैं आपको अपने आइडियाज़ बताना चाहता हूँ। गू डोंग, फिक्र मत कीजिए, प्राइस अपने वाली ही होगी। मैन पावर की चिंता मत कीजिए, मैं कंपनी के बेस्ट लोग आपके लिए अरेंज करूंगा। ये तो मेहनत का काम है, काफ़ी टाइम हो गया था, आप भी थक गए थे। आपने लिंडा को फ़ोन किया और एक दोस्त को साथ में खाना खाने के लिए पूछा। मैं अभी काम पर हूँ, शाम को काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बारबेक्यू पर इनवाइट करता हूँ। वो नेक आदमी मान गया। बच्चों के काम खत्म होने का वेट करो, मैं तुरंत आता हूँ। पुरानी जगह, शीट, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। शाम के बज चुके थे, बारबेक्यू शुरू होने वाला था। जब आप वहां पहुंचे तो लगभग 7 बज रहे थे। 10 मिनट ऊपर हो चुके थे। लिन जेओन अपनी छोटी पीली इलेक्ट्रिक गाड़ी पर आराम से आया। बैठते ही उसने एक सिगरेट आपकी तरफ फेंकी। ये वाकई अलग है। अमीर होने के बाद तुम्हारा ये अलग ही रुतबा है। अमीरी मायने नहीं रखती, ये बस थोड़े से पैसे हैं। भले ही कर्ज चुका दिया, पर फ्यूचर में पैसे खर्च करने की और भी जगह हैं। अगर पैसे हैं तो बस घर और कार खरीदो, डाउन पेमेंट करो और धीरे धीरे चुकाओ। अगर पैसे कम हो तो पहले उन्हें बचा कर रखो। फालतू खर्च मत करो, आजकल पैसा कमाना आसान नहीं है। फिक्र मत करो, मैंने इस तरह से बहुत पैसा कमाया है। मैंने घर, कार और डिपॉजिट सब कर लिए हैं। तुमने तब क्या किया था? तुमने इतने सारे कॉइन्स क्यों बचाए थे? अंदाजा लगाओ। ये तो बहुत बढ़िया है, तुम अचानक से चमक गए। घर है, कार है और पैसा भी। फ्यूचर में कोई पार्टनर ढूंढो और शादी कर लो। दिन धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, तुम शादी क्यों नहीं करते? ये मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी शादी नहीं करूंगा। शादी और एमसी, कुछ हुआ है क्या? मेरी बात सुनो, क्या किसी औरत ने तुम्हें धोखा दिया? ऐसा नहीं है, मुझे बस लगता है कि अब शादी करना मुश्किल है। बस जनरल माहौल को देखो तो तुम पूरी लाइफ अकेले नहीं रह सकते। मुझे डर है कि मैं अमीर हूँ, तुम कोई भी औरत ढूंढ सकते हो, बस एक लॉन्ग टर्म वाली ढूंढ लो। वैसे भी शादी मत करो, उन चीजों की फिक्र मत करो जो मुश्किल और झमेले वाली है। ये कितना सिंपल है ना? जब शादी की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा हो और पार्टनर का मोरल लेवल, तो चांस कम ही होते हैं। सच में समझदार पिता, सच बताओ, क्या तुमने पहले ही शुरू कर दिया है? हाँ, एक है। हम दोनों के बीच अच्छे रिलेशन है। कितने अच्छे? हमारे बीच कुछ ही सीक्रेट्स है। सिस्टम के अलावा सब कुछ कहा जा सकता है। वैसे तुम्हारे पास अब पैसा है, तो फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? रिजाइन करने के बाद भी क्या अपनी कंपनी में काम करते रहोगे? क्या तुम लाइफ में पैसा कमाने का प्लान नहीं बना रहे? पैसा कमाना या ना कमाना मायने नहीं रखता। मेरे पास अब इतना पैसा है कि पूरी लाइफ कट जाएगी। मुझे जलन हो रही है कि मुझे अभी भी पैसा कमाने के लिए काम पर जाना पड़ता है। तो फिर मैं तुम्हें स्पॉन्सर क्यों नहीं करता? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी मैं किसी रिलेशन में नहीं हूँ। एक दिन अगर मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारी मदद चाहूंगा। फिक्र मत करो, बस मुंह खोलो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। 30-20 जो तुमने मुझे दिए थे, अभी भी 40 बचे हैं। मैं तुम्हारे लिए इसे ट्रांसफर कर दूंगा। इसे ले लो और यूज करो। अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खरीदो, तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। हमारे रिश्ते में इसकी क्या जरूरत? ठीक है, लगभग हो गया, अब निकलते हैं। बाहर आकर सड़क के किनारे खड़े होकर लिन ने आपकी लग्जरी कार देखी। वाकई तुम अमीर हो गए हो, सब ठाट बाट है, वरना मैं तुम्हें एक दे देता। छोड़ो इसे। जल्दी ही टैक्सी आ गई और लिन चला गया। आप भी ड्राइवर के कांटेक्ट करने का वेट करने लगे। हेलो, हमें कहाँ जाना है? यही मैं इतने सालों से किसी बार में नहीं गया। आज शराब और शबाब के नशे का मजा लेते हैं। एक्स बार डीप सिटी का एक हाई एंड बार है। जाहिर है दरवाजे पर लग्जरी कारों की कमी नहीं होगी, पर 6 मिलियन से ज्यादा की फेरारी वाकई फर्स्ट क्लास कार है। कार रुकने से पहले ही उसने सबका ध्यान खींच लिया। दरवाजा खुलते ही हेलो और वेलकम, मैं आपके लिए सब अरेंज करता हूँ। ये आप ही हैं, थैंक यू।
आप मेरे साथ अंदर चलिए। मार्केटिंग वाला बंदा अंदर ले जाते हुए इंट्रो देने लगा। आप देखिए आप कहाँ बैठना चाहते हैं। हमारे पास एरिया ए और एरिया बी है। डायरेक्ट बेस्ट एरिया चुनो, कोई अच्छी जगह ढूंढो। ओके मेरे साथ आइए। वहाँ एक बूथ था, जगह काफ़ी चौड़ी थी, वहाँ दर्जन भर लोग बैठ सकते थे। ऊपर देखने पर स्टेज पर लोग दिख रहे थे, बढ़िया लोकेशन। भाई कुछ पीना चाहेंगे? आपने बस 2 बार मेन्यू पलटा। मेन्यू क्या पलट रहे हो, जैसे पूरा बार ही खरीदने वाले हो। बस ये ग्रेट डिवाइन ड्रैगन 8 होल्डर 28 सेट, पहले 5 सेट लाओ। और फिर ये हेनेसी मटिल्डा, इससे बहुत खुश थी। मैं सारी बोतलें देख लूंगी। ये प्राइस लिस्ट की सबसे महंगी बोतलों में से थी, हजारों की कीमत वाली। फिर आपने कुछ रेगुलर ड्रिंक्स ऑर्डर किए, सब मिलाकर 10 से ज्यादा हो गए। बगल में खड़ा मार्केटिंग वाला दंग रह गया। आप पक्का है कि इस ग्रेट ड्रैगन के 5 सेट लाने हैं? ये लीजिए क्रेडिट कार्ड, एक बार में 500 युआन स्वाइप कर दो। भले ही 500 युआन ड्रैगन एम्पायर की इकोनॉमी के हिसाब से कुछ हो, पर एक बार में 500 युआन खर्च करना, आप जैसे सुपर कस्टमर बहुत कम होते हैं जो एक रात में 500 युआन बार में उड़ा दे। 800 बिलियन से ज्यादा। क्या भाई अकेले हैं? क्या आपके लिए किसी सिस्टर का अरेंजमेंट करूं? मार्केटिंग वाले का काम ही यही है। ठीक है, पर मुझे सिर्फ हाई क्वालिटी चाहिए। मामूली वाली को रहने दो, आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी आम लड़की को बीच में नहीं आने दूंगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक ग्रुप में मैसेज भेजा। एक बड़े भाई एक्स बार में हैं, सिर्फ हाई एंड लड़कियां ही चाहिए। साथ ही उसने अपनी एक फोटो भी भेज दी। अगर तुम ज्यादा दूर हो तो गाली मत देना। 1 मिनट से भी कम समय में उसका मोबाइल जोर जोरों से वाइब्रेट करने लगा। सब तरह की सुंदरियों की फोटो जाने लगी। मार्केटिंग वाला तुरंत आपके पास फोन लेकर आया। एक नज़र देखिए, जो पसंद आए उसे बुला लीजिए। आपने एक्साइटमेंट में फोन लिया और देखा, ये रात का एक हाई एंड ग्रुप था। 500 लोग फुल थे। आपको इससे मतलब नहीं था, आपको उन फोटो से मतलब था जो पोस्ट की जा रही थी। मानना पड़ेगा, डीप सिटी में वाकई बहुत सुंदरियां हैं। एक 18 साल की मासूम कॉलेज स्टूडेंट, 25 साल की ठंडी और खूबसूरत रॉयल सिस्टर, 30 साल की यंग लेडी, वहाँ सब कुछ था। आपने रैंडमली 4 ऑर्डर की। स्टाइल में एक प्योर यानी मासूम थी, एक प्योर डिजायर और एक सेक्सी। उम्र 30-44 के आसपास थी। मार्केटिंग वाले ने जल्दी से उन चारों को मैसेज भेज दिया। जल्दी ही आपकी शराब सर्व की गई। ये बड़े भाई अकेले इतना सब ऑर्डर कर रहे हैं, इसकी कितनी कीमत होगी? सैकड़ों हजार। क्या ये हमारे लिए ही है? पता नहीं क्या हमें मौका मिलेगा। बहुत से लोग इसके बारे में बातें कर रहे थे। दूर खड़े लोग भी इस तरफ देख रहे थे। कई लड़कियां आपके पास आकर बैठना चाहती थी, पर ज्यादातर के लुक्स उतने खास नहीं थे। उन्हें बस एक मामूली सुंदरी कहा जा सकता था, इसलिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ एमसी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है भाई। शराब और शबाब के इस माहौल में लोग अक्सर खुद को खो देते हैं। ज्यादा देर नहीं हुई, एक खूबसूरत लड़की पास आई। हेलो भाई, मैं छू छू हूँ, मैं बैठ सकती हूँ? ये ग्रुप की लड़कियों में से एक थी। आपने ऊपर देखा, बिल्कुल स्टैंडर्ड चेहरा, लंबे बाल। वो बहुत मासूम लग रही थी, पर आप जानते थे कि रात के इस नज़ारे से जुड़ी लड़की सच में मासूम नहीं होती। ये बस इस पर डिपेंड करता है कि कस्टमर को कौन सा स्टाइल पसंद है। आप वाकई उन्हें 1 मिनट से भी कम समय में कई स्टाइल्स में बदलते देख सकते थे। गरीब और सेक्सी, ठंडी और ग्लैमरस, या फिर मासूम। औरतें वाकई बहुत चंचल होती हैं। छू छू ने एक वाइट शॉर्ट स्लीव और नीचे ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी, जिसमें से उसके साफ पैर दिख रहे थे। वाइट शूज, वाकई उसने प्योरिटी वाला रूट पकड़ा था। दूसरी एक खूबसूरत औरत थी जिसने गोल्ड रिम वाले चश्मे पहने थे। करीब 20 साल की, उसका वो ठंडा अंदाज किसी को भी दीवाना बना सकता था। तीसरी एक प्योर लस्ट वाली सुंदरी थी जिसने ब्लू सनड्रेस पहनी थी। और आखिरी वाली काफी सेक्सी थी, जिसने लेस वाली ब्लैक स्कर्ट पहनी थी जो थोड़ी पारदर्शी थी। उसकी स्कर्ट इतनी छोटी थी कि जांघें लगभग दिख रही थी। बड़े भाई, मेरा नाम यूरी है। हेलो भाई, मैं निन हूँ। गुड इवनिंग बॉस। बस मुझे रोज कहिए। आप थोड़े नशे में थे, आपने हाथ हिलाया। आज का सारा खर्चा मेरी तरफ से। बॉस का अकेले पीना बोरिंग है, मैं आपके साथ पीऊंगी। जान टकराने की आवाजें गूंजने लगी। आपने उनके चापलूसी भरे अंदाज को देखा और बगल वाले मार्केटिंग वाले से कहा, एक और टैबलेट लाओ, इन्हें खुद ऑर्डर करने दो। जो पसंद हो ले लो, महंगा होने से मत डरना। ओके सर। उन चारों औरतों की आंखों में हैरानी की चमक आ गई। थैंक यू। उन्होंने बिना किसी झिझक के सबसे महंगी शैंपेन मंगवाई। भाई, क्या ये आपके लिए बहुत महंगा नहीं होगा? मैं एक बास्टर्ड हूँ, खर्च करोगे तो और कमा लोगे। खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। एमसी का स्वैग पैसा हाथ की मैल है, और ये मैल आज बहुत निकलने वाली है। आप स्टेज पर मौजूद डीजे और डांसर के पास गए और हर एक को 10 युआन का रिवॉर्ड दिया। इसके अलावा आज रात यहाँ मौजूद हर किसी का खर्चा मैं उठाऊंगा। मिस्टर गू आज रात का पूरा बिल पे करेंगे। चिल्लाओ मत, बस एंजॉय करो। उन 4 सुंदरियों की नजरें आपको ऐसे देख रही थी जैसे वो आपको पिघला देंगी। आज रात जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी, मैं उसे एक मासेराती दूंगा। इतना कहते ही उन चारों औरतों की सांसें तेज हो गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनके बीच एक मुकाबला सा शुरू हो गया। सुबह के 2 बज चुके थे। अब शराब की खुशबू के साथ खड़े हुए। चलो अब दूसरी जगह चलते हैं। बार के सामने ड्राइवर पहले ही आपकी फेरारी को एक खास पोजीशन में ला चुका था। अपने कार की चाबियां रोज की तरफ फेंकी। क्या तुम ड्राइव कर सकती हो? मीटिंग के बॉस की जगह चलो।
आपने बगल में खड़ी एक दूसरी कार की तरफ इशारा किया। पता नहीं कब वहां लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर आकर रुकी थी। तुम तीनों उस वाली में बैठो। रात ढल चुकी थी। दो टॉप सुपरकार्स के इंजनों की दहाड़ किसी जंगली जानवर की तरह गूंजी और वो हुआंगपू नदी की ओर बढ़ चली। एक ऐसा दौर शुरू हो चुका था जहां शराब, पैसा और शोहरत आपके कदमों में थी। और यहाँ हमारा एपिसोड खत्म होता है।